नमस्कार। ओपीडी में हर दूसरा मरीज का एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट तो आप करवा रहे हो वेरिकोज वेन का, आखिर कराओगे कौन सा? अब्लेशन करवाओगे या ग्लू ट्रीटमेंट को चूज करें? एक जो हर समय के साथ प्रूव किया है कि भाई उसकी एफिकेसी बेहतर है, पिछले 20-25 साल से ट्रीटमेंट उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर ग्लू जो कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और पेनलेस है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, दोनों के प्रोज और कॉन्स के बात करेंगे। हमने 5 पॉइंट्स के बेसिस पे इनको पूरा डिस्क्राइब किया है, जिसमें से पहला है किसमें समय कम लगता है या क्या समय लगता है दोनों ट्रीटमेंट में। दूसरा है कौन सा ज़्यादा सेफ है। तीसरा कॉस्ट में कौन सा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा पैसे की बचत कराएगा। चौथा किस में रिकरेंस होती है ज़्यादा। पांचवा किस में हमें स्टॉकिंग्स पहनने की ज़रूरत है और कितने दिन स्टॉकिंग्स पहनने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप अलग अलग टाइमलाइन में भी देख सकते हैं इन पॉइंट्स के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोसीजर टाइम में कैसे फ़र्क आता है दोनों प्रोसीजर्स में। लेज़र अब्लेशन के अंदर टिपिकली हमारा करीब 45 मिनट का समय लगता है, आधा घंटे से 45 मिनट या कुछ केसेस में 1 घंटे तक का समय लगता है। लेज़र अब्लेशन के अंदर हम लोग मल्टीपल निडल्स का यूज़ करते हैं और वेन के चारों तरफ एक ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया को डालते हैं, जिस वजह से समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि दूसरे हाथ पे जो ग्लू ट्रीटमेंट है, इसके अंदर हमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। केवल एक पंचर होता है, वो भी एंकल के पास, और उसके थ्रू हम ग्लू फाइबर को डिप्लॉय करते हैं और पूरे प्रोसीजर को हम विद इन 15 to 20 मिनट्स ग्लू को डिपॉजिट करके बाहर आ जाते हैं। तो इसके अंदर तो क्लियर विनर जो है वो ग्लू रहा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि सेफ कौन सा ज़्यादा है। तो सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दोनों चीज़ों की बात करनी पड़ेगी। एक है कॉम्प्लिकेशंस की और दूसरा है नर्व डैमेज की। कॉम्प्लिकेशंस जो है, कुछ लोकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि छोटा मोटा हेमेटोमा बन गया, ब्रूज हो गया, दर्द हुआ, और कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हुए जैसे कि डीवीडी यानी कि अंदर की नसों में थक्का जम जाना, जो कि एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है, या परमानेंट नर्व डैमेज हो जाए। तो जब हम इन दोनों पैरामीटर्स पे हम दोनों प्रोसीजर्स को कंपेयर करते हैं, यानी लेज़र को ग्लू से कंपेयर करते हैं, तो उसमें ये सामने आता है कि लेज़र के अंदर क्योंकि मल्टीपल निडल्स लगती हैं और हीट का प्रयोग होता है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा ब्रूजिंग ज़्यादा होगी, हेमेटोमा ज़्यादा बनेगा, थोड़ा दर्द ज़्यादा रहेगा और थोड़ा दर्द ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। लेकिन ये केवल माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इससे कोई लाइफ थ्रेटनिंग या लिम्ब थ्रेटनिंग बीमारी होने का डर नहीं है। जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि डीवीडी, तो डीवीडी का इंसिडेंस ऑलमोस्ट बराबर है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है दोनों ही केसेस में। यानी ग्लू में भी बहुत कम चांसेस हैं कि डीवीडी होगा और लेज़र में भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि आगे जाके आपके मरीज को डीवीडी हो सकता है। तो इन दोनों में दोनों ही बराबर है। फिर है नर्व डैमेज। तो नर्व डैमेज जो है वो, क्योंकि लेज़र हमारा हीट को यूज़ करता है, यानी कि अंदर से नस को जलाता है, तो नर्व डैमेज डेफिनेटली लेज़र के साथ देखा गया है। और लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से करते हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से करा रहे हैं या इंटरवेंशनल वास्कुलर सर्जन से करा रहे हैं प्रोसीजर को, तो उनके हाथों में मैं बोलूँगा कि लेज़र में भी नर्व डैमेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो पिछले 500 से 1000 केसों में हमारे यहाँ पे जो इंसिडेंस रहा है नर्व डैमेज का, वो ऑलमोस्ट किसी एक का दुक्का मरीज में हुआ है तो हुआ है, वरना नहीं होता। किन मरीजों में नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं? जिनमें लेज़र अब्लेशन को एंकल से किया जाए, यानी कि बिल्कुल नीचे से नर्व पंचर करके वहाँ तक जलाया जाए, या फिर पीछे की नस, जिसे हम अपनी भाषा में स्मॉल सेपनस वेन बोलते हैं, जो काफ के ऊपर होती है, उसमें लेज़र अब्लेशन किया जाए। जब हम हेड टू हेड कंपेयर करें सेफ्टी प्रोफाइल में, तो डेफिनेटली आई वुड से कि ग्लू स्कोर्स मोर देन लेज़र इन कंपैरिजन व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी। तो सेफ्टी डेफिनेटली ग्लू के साथ थोड़ी सी ज़्यादा है, बट एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन लेज़र के साथ भी नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है वो है रिकरेंस, यानी कि बीमारी का वापस आना। तो कुछ एनेक्डोटल रिपोर्ट्स वगैरह आई थी जो बोल रही थी कि भाई ग्लू थेरेपी का जो है रिजल्ट अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि थेरेपी नहीं है, एंड रिकरेंस रेट जो है ग्लू में ज़्यादा है।
बट जब हमने डेटा रिसर्च किया, डेटा को सर्च किया, तो हमने पाया कि भाई ऐसा सही नहीं है। दोनों ही केसेस में, लेज़र में भी और ग्लू में ही, रिकरेंस रेट जो है वो बराबर है। रिकरेंस होने का जो कारण है वो थेरेपी का यूज़ करना नहीं होता है, थेरेपी को गलत तरीके से यूज़ करना होता है, या फिर अंदरूनी यानी डीवीआर, डीप वीनस रिफ्लक्स, डीवीटी, या पेशेंट का प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेना होता है। तो व्हेन वी कंपेयर बोथ दीज थेरेपीज in comparison to recurrence, then we have found that both have similar recurrence rate और negligible recurrence rate अगर सही मरीज में किया जाए, तो दोनों इक्वल हैं इसमें। चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा कि कॉस्ट किस में ज़्यादा है, कौन सी ऐसी थेरेपी है जो आपकी पॉकेट पे थोड़ी हल्की पड़ेगी। तो इसमें डेफिनेटली लेज़र जो है वो भैया स्कोर कर गया, क्योंकि लेज़र का जो फाइबर आता है वो सस्ता आता है और ग्लू का जो फाइबर आता है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो जब हम बात करते हैं लेज़र फाइबर की, तो उसकी अलग अलग कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में भी लेज़र फाइबर बताती हैं। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग रेट्स हैं, एंड जो रेट वेरी करता है वो 30,000 से लेकर 40-45,000 तक लेज़र के फाइबर का करता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, और दूसरे हाथ पे जब हम ग्लू फाइबर की बात करते हैं, तो ग्लू फाइबर जो है हमारा करीब करीब 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में पड़ता है, और ये सिंगल टाइम यूज़ होता है। तो ग्लू की कॉस्ट लेज़र के मुकाबले थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। आखिरी में एक सवाल आता है भी, किस में स्टॉकिंग्स नहीं पहननी पड़ेगी, किस में स्टॉकिंग्स कम पहननी है। तो उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई जो स्टॉकिंग्स हैं, हमारा जो मेरे जो पर्सनल पेशेंट्स हैं उन दोनों में ही मैं बोलता हूँ कि भाई आपको स्टॉकिंग्स पहननी है प्रोसीजर के बाद में। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वेरिकोज वेन सर्जरी के बारे में। तो फॉर बोथ दी थेरेपीज, फॉर ग्लू एज वेल एज लेजर, आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट्स टू वेयर स्टॉकिंग फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 15 days to 6 weeks। बट जो कंपनी कहती है, जिस कंपनी ने ग्लू बनाया है, वो बोलती है कि अगर आप स्टॉकिंग्स नहीं भी पहनते हैं ग्लू सर्जरी के बाद में, तो भी बहुत कोई हार्म नहीं है, रिकरेंस के चांसेस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि भाई आप ग्लू के बाद स्टॉकिंग्स ना पहने, बट मेरी पर्सनल एडवाइस रहती है कि भाई स्टॉकिंग्स पहनना बेहतर रहता है। तो हमें लगता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनकी पेन टॉलरेंस कैपेसिटी कम है या ना के बराबर है, वो लोग डेफिनेटली ग्लू को चूज़ करें। अदरवाइज लेज़र इज ऑल्सो डूइंग एज गुड एज ग्लू, एंड इट हैज़ प्रूवन इटसेल्फ टाइम एंड अगेन over last 20-25 years. Stay healthy, stay hydrated.